कवरेज बजट को लेकर दिखा रहे हैं। वहां पर एक बड़ा पैनल भी है। अब रजत जी के पास चलते हैं। रजत जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी हाँ अनुज। हाँ, रजत जी, बड़ा सवाल यही है कि आखिर किस तरह से ये बजट अकॉर्डिंग टू एक्सपेक्टेशन होना चाहिए। जनता के टैक्स स्लैब को लेकर क्या ऐलान हो सकते हैं? आयुष्मान भारत को लेकर बहुत चर्चा हो रही है, टेक विजन को लेकर बात हो रही है, जंक फूड पर भी चर्चा हो रही है इकोनॉमिक सर्वे में। रजत जी। जी अनुज जी, आप इकोनॉमिक सर्वे के सेंस में जो बात कर रहे हैं, नॉर्मली ये होता है कि इकोनॉमिक सर्वे की कुछ चीजें बजट में इंप्लीमेंट की जाती हैं हम्म। और कुछ चीजें उसे बात के लिए या फिर एक सजेशन के तौर पे रख दिया जाता है और कई बार गवर्नमेंट उसे इग्नोर भी कर देती है। तो जब हम बजट को देखते हैं तो नॉर्मली तीन चार चीजें होती हैं जो सरकार का मुख्य उद्देश्य होता है। एक तो डेफिनेटली इकोनॉमिक सर्वे को बेस लिया जाता है और उसके हिसाब से होता है। दूसरा, पॉलिटिकल जो पैरामीटर्स हैं उनको ध्यान में रखा जाता है। जैसे जो आने वाले चुनाव हैं, अगर बंगाल का चुनाव, असम का चुनाव और अगले साल अगर उत्तर प्रदेश का चुनाव होगा तो उस पर भी आज से कोशिश की जा सकती है, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण चुनाव होने वाले हैं। इसके अलावा तीसरी चीज जियोपॉलिटिक्स है। चूंकि आज जियोपॉलिटिक्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गई है और अलग अलग कंट्रीज जिस तरह से बिहेव कर रहे हैं, उस स्थिति में खुद को सुदृढ़ करना बहुत जरूरी है। अगर हम बात करें तो यूके के साथ हमारा एफटीए हुआ है और अभी ईयू के साथ हुआ है। तो जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट का सेटअप रहेगा, ग्लोबल ट्रेड का रहेगा, वहां से टेक्नोलॉजी ट्रांसफर का रहेगा, या जो क्लाइमेट रिलेटेड सपोर्ट लिया जा सकता है, साथ ही साथ ऑपरेशन सिंदूर के बाद जब जो डिफेंस का रहेगा, ये सारे कुछ मुख्य मुद्दे रहेंगे जिन पर डेफिनेटली बजट में फोकस किया जाना चाहिए। कितना किया जाएगा वो हमें बजट देखने के बाद ही बेहतर पता चलेगा। साथ ही इकोनॉमिक सर्वे में एक दो और चीजें हैं, जैसे एआई पर काफी चर्चा हुई है। तो एआई के लिए डेफिनेटली बजट में कुछ ना कुछ निकलेगा। मतलब कोई ना कोई और स्कीम या कोई ना कोई और ऐसा एक्स्ट्रा जो बजट है वो उसमें दिया जा सकता है, ओवरऑल आरएनडी के अंतर्गत भी, और जो छोटी छोटी स्कीम्स में लगाया जाए एआई का इस्तेमाल कैसे किया जाए, मे बी इसके अराउंड। एक और इम्पोर्टेंट बात है जो जी इकोनॉमिक रजत जी, सर्वे आई एम में सॉरी, बताई आई गई। एम स्टॉपिंग इन बिटवीन बिकॉज आप इकोनॉमिस्ट हैं। मैं ये समझना चाह रहा था कि इन्फ्लेशन को लेकर सरकार ने 4% का एस्टिमेशन दिया था, ±2%। इसके अलावा एग्री ग्रोथ बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन इन्फ्लेशन को लेकर विपक्ष लगातार सरकार पर सवाल खड़े करता रहा है कि मैनिपुलेटिव इन्फ्लेशन सरकार दिखाती है और WPI इंडेक्स को लेकर चर्चा नहीं हो पाती है। फिजिकल डेफिसिट बहुत बड़ा मसला है। सरकार का जो राजकोषीय घाटा है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। एक्सपेंडिचर जो है, कैपिटल एक्सपेंडिचर पे कि इंफ्रा इतना कर देंगे, सड़क पुलिया और तमाम चीजें बना देंगे, लेकिन वो जो कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ रहा है उससे कहीं ना कहीं सरकार के का जो खजाना है उस पर भी तो असर पड़ रहा है। रजत जी। जी अमित जी, बिल्कुल। अगर कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ रहा है, देखिए वो एक जरूरी चीज है। नॉर्मली हम क्या कहते हैं कि अगर कैपिटल एक्सपेंडिचर पर आप 1 रुपया खर्च करते हैं तो जीडीपी लगभग 2.5 से 3.5 रुपए उसके हिसाब से बढ़ राइट जाती है। तो राइट राइट कैपिटल एक्सपेंडिचर पे खर्चा करना तो बहुत जरूरी है। राइट लेकिन राइट उस पर खर्चा करने के लिए आप बाकियों के साथ किस लेवल तक समझौता करेंगे, और राइट आपके पास अथाह कुबेर का खजाना तो है नहीं। तो राइट। उस स्थिति में आपने जीएसटी भी कम किया है, टैक्स स्लैब्स में भी अगर पिछले साल लोगों को राहत दी थी, तो इस बार वो उम्मीद कर पाना थोड़ा सा बेमानी होगी कि इस बार भी उस चीज को उस लेवल पर कंटिन्यू किया जाएगा। लेकिन अगर वापस इन्फ्लेशन की बात पर आते हैं, तो अभी सरकार ने नए डब्ल्यूपीआई और उसके लिए भी जो फूड बास्केट का था ओवरऑल वेटेज वो कम किया है। तो ये भी मतलब इस पे भी एलिगेशन लगाए जा रहे हैं कि अगर फूड बास्केट, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज होती है, जो मैक्सिमम मेजोरिटी जनता है भारत में उसके लिए, उसे अगर आप कम करेंगे तो इन्फ्लेशन का आप सही आकलन नहीं कर पाएंगे। राइट सर। लेकिन राइट। ये ग्लोबल बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं जिसमें फूड बास्केट पे इतना वेटेज नहीं दिया जाता है। लेकिन अगेन, भारत को बाकी के ग्लोबल स्टैंडर्ड्स हैं उससे किस लेवल पर कंपेयर किया जाए, ये गवर्नमेंट और आरबीआई ज्यादा बेहतर समझ पाएंगे। अब अगर आज के सेंस में देखें तो हमारा जो इन्फ्लेशन है वो जियोपॉलिटिकल सिनेरियोज से भी काफी ज्यादा लिंक हो चुका है। उसी के कारण रुपी काफी डाउन है, और उसका इंपोर्ट, चूंकि हमारा इंपोर्ट ज्यादा होता है, चाहे वो ऑयल के सेंस में हो, जो मेजर फ्यूल का पार्ट होता है, वो बहुत से मिलेट्स हैं, पल्सेस हैं, उनमें भी होता है, जिसका आम जनता भी इस्तेमाल करती है। और फ्यूल लिंक्ड तो हर एक इन्फ्लेशन राइट। है। तो रजत जी, इस रजत जी, आई एम सिचुएशन। सॉरी, आई एम स्टॉपिंग इन बिटवीन। मैं चाहता हूँ प्लीज स्टे विद मी सर। अरुण साहब मेरे साथ हैं, डेप्यूटी सीएम हैं। उनका उनका रुख करते हैं और उनको सुनना भी बहुत ज़रूरी है कि उन्हें क्या लगता है बजट को लेकर। और उनसे जो पहला सवाल है वो हम पूछते हैं कि सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज़ पर। पहला तो सवाल यही है कि बतौर डेप्यूटी सीएम छत्तीसगढ़, आपको बजट से क्या उम्मीद है, क्या राहत आप देख रहे हैं जनता के लिए सर? इस प्रकार से पिछले 11-12 वर्षों से प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जी। सरकार ने आम लोगों के जीवन को सुलभ बनाने के लिए बड़ी बड़ी योजनाएं लेकर आए। राइट सर। प्रधानमंत्री आवास योजना, आयुष्मान भारत योजना से लेकर
हर घर शौचालय निर्माण की योजना, और ये सारा बजट का फोकस ही आम व्यक्ति होता है कि उनके जीवन को आसान बनाया जाए, सुलभ बनाया जाए, राइट सर। और आम व्यक्ति के जीवन में खुशहाली और तरक्की लाई जाए। तो निश्चित रूप से इस बजट में भी उसी को ध्यान में रखकर प्रावधान होंगे। राइट सर, ठीक है सर। सवाल इंफ्रा को भी लेकर हो रहा है, जैसे कि मैं रजत जी मेरे साथ ही इकोनॉमिस्ट, उनसे मैंने पूछा कि कैपिटल इंफ्रास्ट्रक्चर जो एक्सपेंडिचर है उस पर बहुत सरकार खर्च करी है, टैक्स स्लैब कम कर दिया गया, किसान निधि बढ़ाने जा रहे हैं आप, और साथ ही साथ आयुष्मान योजना पर इन्वेस्टमेंट आप बड़ा करने जा रहे हैं, सरकार पर बहुत बोझ पड़ रहा है सर। अर्थव्यवस्था में रिकवरी कैसे आएगी अगर आप सारी फ्रीबीज बांट देंगे, सारा सरकारी खजाना आप लुटाने के लिए तैयार हो जाएंगे तो सर? देखिए, अधोसंरचना के विकास के लिए तो प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनने के बाद ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जहां पर विकास के काम ना हुए हों। राइट सर। नए नए रेलवे लाइन बनाने का काम हो, नए नेशनल हाईवेज बनाने का काम हो, और ये जो अधोसंरचना के विकास के काम जो लगातार हो रहे हैं उसका नतीजा ही ये हो रहा है कि आज देश की अर्थव्यवस्था मजबूत और सुदृढ़ हो रही है। सर, एक जॉब रिक्रिएशन सरकार के लिए बहुत बड़ा टास्क रहा है, क्योंकि रोजगार सृजन पर सरकार लगातार काम कर रही है और विपक्ष लगातार उन पर हमले बोलता है। अगर मैं डेटा की बात करूं, 2025 में करीब 56 करोड़ लोगों को नौकरियां मिली हैं, 56 करोड़ 20 लाख का यह आंकड़ा है। लेकिन सर, विशेष रूप से जो यूथ है और जो ग्रामीण इलाकों के सर लोग हैं, उनके लिए भी बहुत बड़ा चैलेंज है जॉब क्रिएशन। इसे कैसे देखते हैं सर? देखिए, अभी जिस प्रकार से बीबीजीए रामजी लेकर आई है भारत सरकार, 100 दिन के रोजगार को 125 दिन किया, इससे गांव की अधोसंरचना में विकास होगा, गांव की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति होगी। इसी तरह से स्किल डेवलपमेंट के माध्यम से, छोटे छोटे उद्योगों के माध्यम से, और अधोसंरचना का जब इतने बड़े पैमाने पर काम होता है तो स्वाभाविक रूप से रोजगार का सृजन होता है, और लगातार नौकरी का मेला लगाकर, रोजगार मेला लगाकर युवाओं को नियुक्ति पत्र एक साथ बांटी जा रही है। तो रोजगार सृजन के लिए, युवाओं के लिए नए मेडिकल कॉलेज, नए अन्य प्रोफेशनल कॉलेज लगातार भारत में खुले हैं। तो इससे निश्चित रूप से युवाओं में एक सकारात्मक परिणाम आया है, और रोजगार सृजन के साथ साथ कौशल विकास के लिए भी बड़ा काम इन वर्षों में हुआ है। ये बजट भी निश्चित रूप से उसी काम को आगे बढ़ाने वाला है। तो अरुण साहब को सुने थे, डिप्टी सीएम छत्तीसगढ़। सर, बहुत बहुत शुक्रिया बजट के दिन इंडिया न्यूज को वक्त देने के लिए, हमसे बात करने के लिए। इस बीच संदीप बंदोपाध्याय भी हैं, टीएमसी के वो सांसद हैं, वो क्या कुछ कह रहे हैं, आइए जरा आपको सुनवा देते हैं। तो आज बहुत अहम दिन है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण संसद पहुंच चुकी हैं। 10 मिनट के बाद बजट भाषण की शुरुआत होने जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार का 15वां, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का 9वां बजट है। फोकस रहने वाला है इन्फ्लेशन पर, जीडीपी पर, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पर, जॉब क्रिएशन पर, फॉरेन पॉलिसी पर, और साथ ही साथ एग्री प्रोडक्शन बहुत बड़ा एक मैंडेट रहने वाला है इस बार के बजट का। और बड़ी बात यह भी है कि एग्री प्रोडक्शन बढ़ा भी है, 3320 लाख टन अनाज का उत्पादन हमने किया। 3 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है। 9वां बजट वित्त मंत्री जी का, मोदी सरकार का 15वां बजट। एनडीए सरकार लगातार अब अपने 23वें बजट पर अग्रसर है, और कुछ ही देर में बजट भाषण शुरू होने जा रहा है। एक ब्रेक का वक्त हो चला, लेकिन इंडिया न्यूज पर ये सुपर मेगा एक्सक्लूसिव कवरेज लगातार जारी है। हैशटैग करिए बजट ऑन इंडिया न्यूज। जल्द लौट रहे, कहीं जाएगा नहीं, ये कवरेज लगातार जारी है।